द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 56, जिसके अंदर हम मर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टोलिक मर्मर्स, डायस्टोलिक मर्मर्स, और फिर हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस मर्मर्स किन किन कंडीशंस में आते हैं। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि आपको जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लाउड मिल रही है, साथ आपको ओपनिंग स्नैप मिल रहा है, मिड डायस्टोलिक रम्बलिंग मर्मर है। और अब ये बात याद रखनी है कि जो रसलिंग मर्मर था ना वो कार्डिक टेम्पोनाट के अंदर था। जो रम्बलिंग मर्मर है एपिक्स के ऊपर जो आपको मिलेगा वो आपको माइट्रल स्टीनोसिस के अंदर मिलता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो माइट्रल वाल्व की स्टीनोसिस होती है वो जो हमें बेस्ट हेयर्ड होता है, माइट्रल वाल्व हमें एपिक्स पे हेयर्ड होता है, और वो जगह जो होती है वो आपकी जो हमने हार्ट के ऑस्कल्टेशन के अंदर एरियाज पढ़े थे APTM, तो उसमें से जो आपका माइट्रल एरिया था वो आपकी 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर था, मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर, यही आपकी एपिक्स बीट होती है। तो जो माइट्रल स्टीनोसिस का मर्मर होता है वो हमें एपिक्स में मिलता है, और वो कैसा मर्मर होता है? मिड डायस्टोलिक रम्बलिंग मर्मर होता है। ओपनिंग स्नैप हमें मिलती है, फर्स्ट हार्ट साउंड आपकी लाउड होती है। अब हार्ट मर्मर्स में हम 3 तरह के मर्मर्स होते हैं, एक सिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं, एक डायस्टोलिक मर्मर्स होते हैं, और फिर आपके कॉन्टिन्यूस मर्मर्स होते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस या मशीन की तरह के जो मर्मर्स होते हैं उनको हम कहते हैं PDA के अंदर हमें मिलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के अंदर। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को डायग्नोज करने का एक इंपॉर्टेंट साइन ये होता है कि इसके अंदर हमें मशीनरी मर्मर या फिर कॉन्टिन्यूस मर्मर मिलता है। अब जो डायस्टोलिक मर्मर्स होते हैं ना, इसका निमोनिक है आर्म्स पार्ट्स, ठीक है। आर्म्स पार्ट्स में से जो ए है वो आपका साइलेंट है, ए से आता है आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एम से आता है माइट्रल स्टीनोसिस, पी से आता है आपका पल्मनरी रिगर्जिटेशन, और टी से आता है आपका ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। तो ये माइट्रल स्टीनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पल्मनरी रिगर्जिटेशन के मर्मर्स आपके डायस्टोलिक मर्मर्स होते हैं। अब सिस्टोलिक मर्मर्स के इसी निमोनिक से आपने याद रख लेना है कि इसमें आपने रिगर्जिटेशन और स्टीनोसिस को आपस में स्वाइप कर देना है, कि जो सिस्टोलिक मर्मर्स होंगे वो आपका एओर्टिक स्टीनोसिस का मर्मर होगा, माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर होगा, पल्मनरी स्टीनोसिस का मर्मर होगा, और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर होगा। अब यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है, सिस्टोलिक मर्मर, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है, एओर्टिक स्टीनोसिस और पल्मनरी स्टीनोसिस का मर्मर होता है। जो VSD होते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वो भी उनका भी सिस्टोलिक मर्मर होता है, और माइट्रल वाल्व का जब प्रोलैप्स होता है तो भी आपको सिस्टोलिक मर्मर मिलता है। अब सबसे पहले अब हम बढ़ते हैं कि सिस्टोलिक मर्मर्स के जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर है वो हमें कहाँ पे मिलेगा। अब माइट्रल स्टीनोसिस का तो हमें माइट्रल एरिया में मिल रहा था मर्मर, जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है वो भी हमें एपिक्स के ऊपर मिलता है, लेकिन वो एक्जिला के अंदर रेडिएट कर रहा होता है। माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर आपके एक्जिला के अंदर रेडिएट कर रहा होगा और आपको एपिक्स के ऊपर ही मिलेगा, जो आपका बेसिकली माइट्रल एरिया है। तो माइट्रल स्टीनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन दोनों मर्मर्स आपको एपिक्स पे ही मिलते हैं, लेकिन जो आपका माइट्रल स्टीनोसिस का मर्मर होता है वो आपका मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है, लेकिन जो रिगर्जिटेशन का मर्मर है वो आपका सिस्टोलिक मर्मर है। अब आते हैं ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन पे। जो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होती है ये हमें ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर ही हमें मिलता है। ट्राइकस्पिड एरिया हमने पढ़ा था कि आपकी लेफ्ट 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर होता है। तो जो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है वो हमें ट्राइकस्पिड एरिया में ही मिलता है, और ये आपके अपवर्ड अलोंग स्टर्नल बॉर्डर, ठीक है, ये अपवर्ड रेडिएट कर रहा होता है, और स्टर्नल बॉर्डर के अराउंड, ये स्टर्नल बॉर्डर के साथ साथ हमें रिगर्जिटेशन फील होती है। रिगर्जिटेशन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर मिलता है, ठीक है। जो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर है वो अलोंग द स्टर्नल बॉर्डर रेडिएट करता है। जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर था वो एक्जिला में रेडिएट कर रहा था। माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर माइट्रल एरिया के अंदर मिलता है, एपिक्स पे मिलता है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर ट्राइकस्पिड एरिया के अंदर मिलता है और अलोंग द स्टर्नल बॉर्डर रेडिएट करता है। ट्राइकस्पिड एरिया आपका 4th इंटरकॉस्टल स्पेस होती है। उसके बाद आता है एओर्टिक स्टीनोसिस। जो एओर्टिक स्टीनोसिस का मर्मर होता है ये आपका क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होता है, जो कि कैरोटिड पे रेडिएट करेगा। जब आपके एओर्टा स्टीनोज्ड हो जाएगा तो जो अगली मेन आर्टरी है उसमें मसला होगा, तो आपकी जो कैरोटिड तक रेडिएट करता है जो आपका एओर्टिक स्टीनोसिस का मर्मर होता है, और इसमें आपको इसका जो पैटर्न होता है वो क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होता है, ठीक है, कि राइज करेगा फिर डिक्रीज कर जाएगा, राइज करेगा डिक्रीज कर जाएगा, दैट इज क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर हमें मिलता है, जो कि कैरोटिड में रेडिएट कर रहा होता है। अब आता है पल्मनरी स्टीनोसिस का मर्मर। जो पल्मनरी स्टीनोसिस का मर्मर है वो हमें पल्मनरी एरिया के अंदर मिलता है रेडिएट, ठीक है। पल्मनरी एरिया हमने पढ़ा था कि आपकी लेफ्ट 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस आपकी पल्मनरी एरिया होती है, तो पल्मनरी स्टीनोसिस का मर्मर हमें पल्मनरी एरिया में ही मिलता है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के मर्मर्स भी आपके सिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक की भी बताई गई है कि जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है, इसमें आपका पल्स प्रेशर जो है वो वाइड हो जाता है,
ठीक है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपका जो पल्स प्रेशर है वो वाइड हो जाता है। हमने पढ़ा था कि इसमें हमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर हमें कोलैप्सिंग पल्स मिलती है, वाटर हैमर पल्स मिलती है। ठीक है। और जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है इसमें आपका अर्ली डायस्टोलिक डिक्रीसेंडो मर्मर होता है। ठीक है, क्योंकि एओर्टिक रिगर्जिटेशन आपका डायस्टोलिक मर्मर में आती है, तो इसमें कौन सा मर्मर होगा, अर्ली डायस्टोलिक होगा, और डिक्रीसेंडो मर्मर होता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर। इसके आपका वाइड पल्स प्रेशर हो जाता है, पल्स प्रेशर भी आपका वाइड हो जाता है, और आपको अर्ली डायस्टोलिक डिक्रीसेंडो मर्मर मिलता है। पल्स प्रेशर होता है ना, ये आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस होता है कि हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर देते हैं। ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के अंदर होता है, और ये आपकी फोर्स ऑफ हार्ट, ठीक है, फोर्स जो कि हार्ट के अंदर जनरेट होती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको शो करता है। ठीक है, कि ये रिप्रेजेंट करता है उस फोर्स को जो हार्ट के अंदर प्रोड्यूस होती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर होता है, जो आपके हार्ट के अंदर फोर्स प्रोड्यूस होती है वो आपका पल्स प्रेशर शो करता है। पल्स प्रेशर में से हम डायस्टोलिक प्रेशर को माइनस कर देते हैं। तो आपके एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर वाइड पल्स प्रेशर हो जाता है, साथ हमें अर्ली डायस्टोलिक डिक्रीसेंडो मर्मर मिलता है। अब जो एओर्टिक स्टेनोसिस थी, एओर्टिक स्टेनोसिस आपकी सिस्टोलिक मर्मर्स में थी, तो ये जो एओर्टिक स्टेनोसिस है इसमें हमें क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिलता है, और इसमें आपके जो पल्स प्रेशर होता है वो नैरो हो जाता है। अब एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर आपका पल्स प्रेशर नैरो हो रहा है और हमें क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मर्मर मिल रहा है। ठीक है, और जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन है उसमें हमें अर्ली डायस्टोलिक डिक्रीसेंडो मर्मर मिलता है, और इसमें आपका पल्स प्रेशर वाइड हो जाता है। अब जो माइट्रल स्टेनोसिस होती है, जो कि आपकी डायस्टोलिक मर्मर थी, या आपका मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है, इसमें आपको ओपनिंग स्नैप मिलता है। माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर हमें ओपनिंग स्नैप मिलती है, और ये मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है। जो माइट्रल रिगर्जिटेशन है जो कि एक सिस्टोलिक मर्मर है, इसमें हमें पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलता है, ब्लोइंग पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलता है, जो कि एपिक्स के ऊपर होगा। पैन सिस्टोलिक मर्मर या फिर जो ब्लोइंग पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है वो हमें माइट्रल रिगर्जिटेशन में मिलता है एट एपेक्स। अब जब माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स होता है, माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स भी आपके सिस्टोलिक मर्मर्स में आता है, तो जब माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स होता है तो आपको मिड सिस्टोलिक क्लिक मिलती है। माइट्रल वाल्व के प्रोलैप्स में हमें मिड सिस्टोलिक क्लिक मिलती है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में हमें मिड सिस्टोलिक क्लिक मिलती है। जो आपके क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मर्मर्स होते हैं ना, इसमें आपका प्रोग्रेसिव, ये आपके डायमंड शेप या फिर काइट शेप मर्मर्स होते हैं। इसमें प्रोग्रेसिवली पहले इंक्रीज करती है इंटेंसिटी, उसके बाद प्रोग्रेसिवली आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। ये देखें, सबसे पहले आपका क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मर्मर जो होता है ना, आपका डायमंड शेप हो जाता है कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगा, प्रोग्रेसिवली फिर डिक्रीज करेगा। ये क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मर्मर हमने पढ़े थे कि एओर्टिक स्टेनोसिस में मिलते हैं और पल्मोनरी स्टेनोसिस में मिल सकते हैं। जो हॉलो सिस्टोलिक या जो पैन सिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं वो हमें माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में मिलते हैं। ठीक है, हॉलो सिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मर्मर हमें माइट्रल रिगर्जिटेशन या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में मिलते हैं। जो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर था या जो डिक्रीसेंडो मर्मर था जो हमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन में मिल रहा था, इसमें क्या होगा कि आपका डिक्रीसेंडो पैटर्न आता है। ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर में क्या होगा, डिक्रीसेंडो पैटर्न आता है, हमें एओर्टिक और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में मिलता है। उसके बाद आते हैं मिड लेट डायस्टोलिक मर्मर, जो हमें माइट्रल स्टेनोसिस में मिलता है। मिड डायस्टोलिक मर्मर, इसमें क्या होगा, इस तरह से आपका सिस्टोलिक मिड लेट डायस्टोलिक मर्मर, सॉरी सिस्टोलिक नहीं, डायस्टोलिक मर्मर, मिड लेट डायस्टोलिक मर्मर हमें माइट्रल और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर मिलता है। और जो कॉन्टिन्यूस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर होते हैं वो हमें पीडीए के अंदर मिलते हैं, जिसको मशीनरी मर्मर भी कहते हैं। जो कि कॉन्टिन्यूस मर्मर होता है जिसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर्स कॉन्टिन्यूसली हो रहे होते हैं, दैट इज पीडीए और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। एमसीक्यूज करते हैं। सबसे पहले कि जो डायस्टोलिक मर्मर होता है और साथ अगर आपको वीक रेडियल पल्स आ रही है तो आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगी। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का हमने पढ़ा था कि डायस्टोलिक मर्मर होता है। ठीक है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन का आपका अर्ली डायस्टोलिक डिक्रीसेंडो मर्मर होता है। तो अगर आपको वीक पल्स आ रही हो, रेडियल पल्स आपकी वीक हो जाए और साथ आपको डायस्टोलिक मर्मर मिल रहा हो तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगी। अगर आपको डायस्टोलिक मर्मर हो और साथ आपका पल्स प्रेशर वाइड हो जाए तो आपकी एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है। पल्मोनरी एडीमा है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया है, AWP भी इंक्रीज करके है, ब्लड प्रेशर इसका 140/48 है। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर आपको मिल रहा है, साथ आपको वाइड पल्स प्रेशर मिल रहा है तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगी। ठीक है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपको अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मिलता है और वाइड पल्स प्रेशर हो जाता है। अब एक नॉन केस था, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी का प्रेजेंट किया है कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, उसका जो पल्मोनरी वेज प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर गया है। ठीक है, और उसका जो एओर्टिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर गया है और आपको अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मिल रहा है, ब्लड प्रेशर उसका 145/40 है। लाइकली डायग्नोसिस जो कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगी। ठीक है, अब एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपका एक तो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मिलता है, जो अर्ली डायस्टोलिक डिक्रीसेंडो मर्मर है वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में मिलता है। साथ इसमें पेशेंट को
जो उसका पल्मोनरी वेज प्रेशर भी ज़्यादा हुआ हुआ है और उसका एओर्टिक प्रेशर भी ज़्यादा हुआ हुआ है। अब एक पेशेंट है, उसको एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, तो उसके अंदर मर्मर कौन सा होगा? अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर, अर्ली डायस्टोलिक डिक्रीसेंडो मर्मर होता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। अब एक पेशेंट आया है जिसको डायस्टोलिक मर्मर है और उसका प्री लोड इंक्रीज कर गया है, ठीक है। डायस्टोलिक मर्मर अगर प्री लोड इंक्रीज कर जाए तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है। अगर एक ऐसा पेशेंट जिसको डायस्टोलिक मर्मर हो और उसका प्री लोड इंक्रीज कर जाए तो वो आपकी एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है। कौन सी चीज़ आपकी एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर ज़्यादा हो जाती है? तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपका प्री लोड ज़्यादा हो जाता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपका प्री लोड ज़्यादा हो जाता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपका प्री लोड ज़्यादा हो जाता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब जो प्री लोड होती है ना, वो क्या होता है? वो आपकी इनिशियल स्ट्रेचिंग होती है आपके कार्डिक मायोसाइट्स की कॉन्ट्रैक्शन से पहले, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो आपके कार्डिक मायोसाइट्स स्ट्रेच होते हैं उसको हम प्री लोड कहते हैं, और ये आपके वेंट्रिकुलर फिलिंग के साथ रिलेटेड होता है। और जो आफ्टर लोड होती है वो फोर्स होती है या फिर वो लोड होता है जिसके अगेंस्ट जो है वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड को इजेक्ट कर सके, ठीक है। आफ्टर लोड वो आपकी फोर्स है, जो कॉन्ट्रैक्शन जो वो फोर्स होती है या फिर वो लोड होता है हार्ट के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड को इजेक्ट करे। और कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो आपके मायोसाइट स्ट्रेच करते हैं वो आपका प्री लोड होता है, ठीक है। प्री लोड आपके वेंट्रिकुलर फिलिंग को शो करता है। तो प्री लोड आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर ज़्यादा हो जाता है और प्री लोड और एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। अब एक पेशेंट आया जिसको डायस्टोलिक मर्मर है, उसका प्री लोड ज़्यादा हो गया तो उसको एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगी। डायस्टोलिक मर्मर के साथ अगर प्री लोड ज़्यादा है तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगी। एक वमेन है, उसको माइट्रल स्टीनोसिस हो गई है 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर, उसको डिस्निया भी उसका वर्स हो गया है क्योंकि उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन थी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से माइट्रल स्टीनोसिस हो जाती है प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, ठीक है। माइट्रल स्टीनोसिस हुई है 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर, तो उसका डिस्निया वर्स हुए जा रहा है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसका मतलब है कि उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। माइक्सॉइड डीजनरेशन ज़्यादातर आपके माइट्रल वाल्व के प्रोलैप्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। माइक्सॉइड डीजनरेशन माइट्रल वाल्व के प्रोलैप्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। माइक्सॉइड डीजनरेशन आपके माइट्रल वाल्व के प्रोलैप्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। माइक्सॉइड डीजनरेशन आपकी जो है ना वो माइट्रल वाल्व के प्रोलैप्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक पेशेंट है जो माइक्सॉइड डीजनरेशन होती है ना एक आपके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पेशेंट है, उसको मिड डायस्टोलिक मर्मर हो रहा है, उसका जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो बढ़ गया है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन उसको डेवलप हो गई, लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो गई है। ही कुड प्रोबेबली हैव द राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है ना तो आपको क्या होगा, उसकी वजह से आपको माइट्रल स्टीनोसिस डेवलप हो सकती है, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हुई, उसके बाद माइट्रल स्टीनोसिस होगी तो आपको मिड डायस्टोलिक मर्मर आ रहा है। अब उसका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर भी ज़्यादा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी ज़्यादा है, तो उसको क्या होगी, प्रोबेबली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी और उसकी वजह से उसके बाद में जो है लेफ्ट एट्रियम की भी हाइपरट्रॉफी हो गई है। अब एक पेशेंट है, उसको मिड डायस्टोलिक मर्मर मिल रहा है, उसका लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो गई है लीडिंग टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो अदर फीचर्स क्या होंगे, आपके राइट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रॉफी होगी। अगर एक ऐसा पेशेंट जिसको मिड डायस्टोलिक मर्मर आ रहा हो, जो मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है वो आपका माइट्रल स्टीनोसिस का मर्मर होता है और माइट्रल स्टीनोसिस आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ रिलेटेड होती है, तो क्या होगा, उसके राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी भी आपको मिलेगी, ठीक है। एक 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट की है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, एक्सर्शन पे पैल्पिटेशन हो रही है और उसको एटिपिकल चेस्ट पेन हो रहा है। एग्जामिनेशन के ऊपर ब्लड प्रेशर उसका 130/90 था, पल्स उसकी जो 80 बीट्स पर मिनट है। ग्रेड 2 सिस्टोलिक मर्मर आपको मिल रहा है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर विद द नॉर्मल ईसीजी। अब फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस कौन सी जगह थी, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जो होती है वो आपका ट्राइकस्पिड एरिया होता है, ठीक है। व्हाट इज द डायग्नोसिस, नॉर्मल हार्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि जो 25 ईयर ओल्ड फीमेल है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है एक्सर्शन के ऊपर, पैल्पिटेशन है, एटिपिकल चेस्ट पेन है, ब्लड प्रेशर उसका ठीक है, पल्स भी उसकी ठीक है, उसको ग्रेड 2 सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर विद नॉर्मल ईसीजी एंड चेस्ट एक्सरे। व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो इसमें नॉर्मल हार्ट, ठीक है। आपको ग्रेड 2 सिस्टोलिक मर्मर तो मिल रहा है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर, लेकिन ये जो है ना वो उसका ईसीजी भी नॉर्मल है और चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि उसको नॉर्मल हार्ट है उसका। अब एक पेशेंट है, उसको मर्मर डेवलप हुआ है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ, उसको 180 डिग्री की पॉजिटिव 180 डिग्री डेविएशन हो गई है, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा, ठीक है। अगर तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ अगर 180 डिग्री की डेविएशन हो जाती है तो आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। जो मोस्ट लाइकली इंडिकेशन होती है माइट्रल वाल्व की रिप्लेसमेंट की, वो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होता है। जब आपके माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स हो जाता है तो उसकी वजह से माइट्रल वाल्व को रिप्लेस कर देते हैं।
जो फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड होती है, साथ अगर आपको ओपनिंग स्नैप मिल रहा हो, मिड डायस्टोलिक रंबलिंग मरमर मिल रहा हो एपिक्स के ऊपर, तो वह करेक्टरिस्टिक होती है माइट्रल स्टेनोसिस की। एओर्टिक इनसफिशिएंसी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर हो जाती है। और मशीनरी मरमर हमें न्यू बॉर्न के अंदर मिलता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस वाले बच्चों के अंदर, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस वाले बच्चों के अंदर हमें मशीनरी मरमर मिलता है। और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर आपकी एओर्टिक इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाती है।